हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में आज हम सब वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य और वाक्य के भेद। अब देखिए यह क्या लिखा है। यह लिखा है क यह किसी, इसे आप क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक अक्षर। ठीक उसी तरह से क से लेकर ज्ञ तक हमारे अक्षर होते हैं। हम सब ने बचपन से पढ़ा हुआ है, पहली कक्षा से। क जैसे अन्य जो शब्द हैं क से ज्ञ तक, उन्हीं को लेकर मैंने लिखा क म ल। 3 अक्षर लिखे और इन 3 अक्षरों से मैंने 3 अक्षर लिखे और ये तीनों अक्षर मिलकर बन गए एक सार्थक शब्द। अब इसे हम सार्थक शब्द क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका कोई अर्थ होता है। जिस शब्द अक्षरों का वह मेल जिसका कोई अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। हर शब्द को हम जो है सार्थक शब्द नहीं कह सकते हैं। अगर म को पहले लिख दें और म की जगह क लिख दें, मकल, तो क्या वह शब्द कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क म ल यह एक सार्थक शब्द है। कमल तालाब के जल में, यह देखें तो ये कमल एक सार्थक शब्द है, तालाब भी एक सार्थक शब्द है, जल भी एक सार्थक शब्द है। क्यों? क्योंकि इनके अर्थ होते हैं। कमल एक फूल का नाम है, तालाब जहाँ पर पानी जमा होता है, जल पानी पानी को कहते हैं आप। के और में कारक चिन्ह है। ये सार्थक शब्द हैं। सार्थक शब्दों का समूह तो है, लेकिन यह हमारे विचारों को, हमारे भावों को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से यह सार्थक शब्दों का समूह जरूर है, लेकिन यह हमारे विचार को पूरी तरह से नहीं व्यक्त कर रहा है, भाव को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर रहा है। इस तरह से यह अपूर्ण वाक्य हुआ। यह निरर्थक वाक्य कहलाएगा। मतलब कि जब शब्दों का समूह हो, सार्थक शब्दों का समूह हो, लेकिन वाक्य पूरा न हो, यानी वह वाक्य जो है वह हमारे विचारों को, हमारे भावों को पूरी तरह प्रकट नहीं करे, तो उसे हम निरर्थक वाक्य या अपूर्ण वाक्य कहेंगे, या उसे हम वाक्य नहीं मानेंगे। अब उन्हीं शब्दों को लेते हैं। कमल तालाब के जल में खिलता है। अब यहाँ पे देखें, फिर से सार्थक शब्दों का समूह आपको दिख रहा होगा। कमल तालाब के जल में खिलता है, सार्थक शब्दों का समूह है। और जब इसको हम पढ़ते हैं तो कई चीजें हमें देखने को मिलती हैं। पहला कि यहाँ पर सार्थक शब्दों का समूह है। कमल का एक अर्थ होता है, तालाब का अर्थ है, जल का अर्थ है, खिलना का अर्थ है, के में ये जो है कारक चिन्ह है। दूसरी बात, यह जो वाक्य है शब्दों का, यह जो समूह है, यह हमारे भावों को, हमारे विचारों को पूरी तरह से प्रकट करने की क्षमता रखता है। तो इस कारण यह सार्थक वाक्य है, पूर्ण वाक्य है। क्लियर होना चाहिए सार्थक वाक्य और निरर्थक वाक्य, पूर्ण वाक्य, अपूर्ण वाक्य में अंतर। पूर्ण वाक्य यानी सार्थक वाक्य वह वाक्य है जिसमें सार्थक शब्दों का समूह होगा, पहली बात। दूसरी बात कि उसमें भावों अथवा विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने की क्षमता होगी। अगर वह हमारे भावों को, हमारे विचारों को पूरी तरह प्रकट कर रहा है तो वह जो है वाक्य कहलाएगा। उसी को हम सार्थक वाक्य कहेंगे, उसी को पूर्ण वाक्य कहेंगे। मेरे हिसाब से आपको वाक्य क्लियर होगा। हमने यहाँ पे पढ़ा कि क यह एक अक्षर है। क से ज्ञ तक में जो अक्षर होते हैं उन्हीं में से एक अक्षर है। उन्हीं अक्षरों में से 3 अक्षर लेके क म ल लिखा मैंने, और वह सार्थक शब्द बना। सार्थक क्यों? क्योंकि इसका एक अर्थ होता है। इसी तरह से अन्य अक्षरों को लेकर के कई सार्थक शब्द बनाए, जैसे कमल तालाब के जल में। यह सार्थक शब्दों का समूह है, लेकिन यह हमारे विचारों, हमारे भावों को पूरी तरह प्रकट नहीं कर रहा है, इसलिए यह अपूर्ण वाक्य कहेंगे कि यह वाक्य है ही नहीं, या फिर निरर्थक वाक्य है। उसके बाद में हमने यह लिखा कमल तालाब के जल में खिलता है।
यह सार्थक वाक्य है या पूर्ण वाक्य है, या इसी को हम वाक्य कहेंगे। क्यों वाक्य कहेंगे? क्योंकि यह सार्थक शब्दों का समूह है। दूसरी बात, यह कहने वाले, बोलने वाले या लिखने वालों के भावों को अथवा उनके विचारों को पूरी तरह से प्रकट करने की क्षमता रखता है। तो वाक्य की परिभाषा स्पष्ट हो गई होगी आपको कि वाक्य की परिभाषा क्या होगी। सार्थक शब्दों का समूह जो हमारे विचारों और भावों को पूर्ण रूप से अर्थात पूरी तरह से प्रकट करे। हम जो कहना चाहते हैं वह पूरी तरह प्रकट हो जाए और वह सार्थक शब्द उसमें हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे कमल में ल की जगह पे म की जगह ल कर दे, कलम तालाब के जल में खिलता है, तो अर्थ होगा क्या? पूरा कलम का भी तो अर्थ है नहीं होगा। तो हमारे विचारों को भी प्रकट करे, हमारे भावों को भी प्रकट करे। उदाहरण देखते हैं हम लोग। भारत एक महान देश है, यहाँ पर देखें तो सभी सार्थक शब्द हैं। भारत एक महान देश है, सभी सार्थक शब्दों का समूह है और यह हमारे विचारों भावों को प्रकट कर रहा है। इसलिए यह क्या हुआ? वाक्य हुआ। इसे हम वाक्य कहेंगे। उसी तरह से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। और तीसरा है सदा खुश रहो। ये तीनों क्या हुए? ये तीनों जो हैं ये ऊपर दिए गए उदाहरण सार्थक शब्दों के समूह हैं। सार्थक शब्दों के समूह हैं और विचारों तथा भावों को पूरी तरह प्रकट कर रहे हैं। इसलिए ये सभी वाक्य हैं। क्लियर होगा? अगर लिखा होता भारत एक महान देश, क्या बात पूरी हो जाती? नहीं पूरी होती। अगर लिखा होता विद्यार्थी पढ़ रहे, पूरा ही नहीं, सदा खुश। सदा खुश क्या? पता नहीं। इस तरह से ये जो है हमारे विचारों को पूरा कर रहे हैं और सार्थक शब्दों के समूह हैं। इस कारण से इन्हें हम वाक्य कहेंगे। अब जानते हैं वाक्य के भेद, कि वाक्य के कितने भेद हैं और कौन कौन से। वाक्य भेद, तो वाक्य के दो भेद हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा जो है वह है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर तीन भेद हैं। सरल, जिसे साधारण वाक्य कहते हैं, दूसरा संयुक्त वाक्य है, तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य है। उसी तरह से अगर हम अर्थ के आधार पर देखें तो कुल 8 प्रकार आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला है विधानार्थक वाक्य, इसे विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। दूसरा है निषेधार्थक वाक्य, इसे निषेधवाचक वाक्य भी कहते हैं। तीसरा है प्रश्नार्थक वाक्य, जिसमें इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। चौथा है आज्ञार्थक वाक्य, इसे आप क्या कहेंगे? आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक वाक्य। पांचवा है विस्मयार्थक वाक्य, इसे आप कहेंगे विस्मयादि सूचक या विस्मयादि बोधक वाक्य। अगला है संकेतार्थक वाक्य, तो संकेत
इच्छार्थक संकेतवाचक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, यहाँ पर हुआ संदेहवाचक वाक्य। अब जरा आप अपने दिमाग में पे जोर डालिए। अब यहाँ पर आया है विधानार्थक वाक्य, तो एक हुआ विधान और दूसरा शब्द बना अर्थक, दूसरा शब्द बना अर्थक, विधान अर्थक, अर्थात अर्थक का अर्थ है अर्थ को बताने वाला। जो विधान के अर्थ को बताए, अर्थात जो हमारे कथन को बताए, हमारे कार्य को समान रूप से बताए। उसी तरह से निषेधार्थक निषेध के अर्थ को बताए। निषेध का अर्थ क्या हुआ? काम को रोकना, पढ़ाई मत करो, निषेधवाचक हो गया। प्रश्नार्थक प्रश्न के अर्थ को बताए, अर्थात जिसमें प्रश्न पूछने की भावना हो। आज्ञार्थक आज्ञा के अर्थ को बताए, जिस वाक्य को पढ़ के लगे कि यार इसमें किसी को ऑर्डर दिया गया, आज्ञा बताई गई है। उसी तरह विस्मयार्थक, तो अर्थक मतलब आप जानते हैं कि विस्मय के अर्थ को जो बता रहा है जो वाक्य, वह विस्मयार्थक, यानी कि अरे तुम सब वीडियो देख रहे हो, यह विस्मयार्थक हो गया। संकेतार्थक वाक्य, जो संकेत करे, इशारा करे, तो वह संकेतार्थक हो गया। जैसे कि अगर वर्षा अच्छी हुई तो इस साल जल का संकट नहीं होगा, संकेत किया गया, एक का दूसरे पे डिपेंड होना, संकेत किया। इच्छार्थक वाक्य, तुम सब सफल हो, तुम विजयी हो, भगवान तुम्हारा भला करें, इसमें मेरी इच्छा प्रकट की गई है। संदेहार्थक संदेह, संदेह, शायद तुम लोग वीडियो देख रहे हो, लगता है कि आजकल पढ़ाई करने में संदेह पैदा हो रहा है। तो जिस यहाँ पे 8 प्रकार हैं अर्थ के आधार पर, और 8 के अपने अपने भाव हैं, तो जो जिस अर्थ को वाक्य बताएगा हम उसी प्रकार का उसे मानेंगे। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के क्या भेद है उसको जानते हैं। तो पहला लेते हैं विधानार्थक वाक्य। जैसा मैंने कहा कि अर्थक मतलब अर्थ को बताने वाला, विधान के अर्थ को बताने वाला। विधान मतलब नियम यानी कार्य, तो और विधानवाचक वाचक, इसे विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। विधानवाचक, वाचक यानी भी बताने वाला, जानकारी देने वाला। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य से किसी कार्य के सामान्य ढंग से होने की जानकारी मिलती है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। मतलब वाक्य को जब आप पढ़ें तो उस वाक्य को पढ़ने पर यह लगे कि कोई काम सामान्य ढंग से किया गया है, तब वहां पर आपका वाक्य कौन सा होगा? विधानार्थक वाक्य। जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम सामान्य, सामान्य ढंग से बात को कही गई, सामान्य रूप से किसी कार्य की जानकारी दी गई। पिताजी बाजार गए हैं, सामान्य ढंग से दी गई। तो जब वाक्य से किसी कार्य के सामान्य ढंग से होने की जानकारी मिलती है तब उसे हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरणों को देखते हैं और समझते हैं। एक रजाई नए मेहमान को देनी है, सामान्य रूप से कार्य या बात को कहा गया है। सांप्रदायिकता को मिटाना हमारा कर्तव्य है, सामान्य ढंग से कहा गया है। इसी तरह मुंबई से पूना समीप है, समीप मतलब नजदीक, पूना मतलब पुणे, सामान्य ढंग से कहा गया। राम विद्यालय जा रहा है, सामान्य ढंग से कहा गया है। राकेश ने इस वर्ष 10वीं की परीक्षा दी। यह कथन भी देखें, यहाँ पे कार्य को समान ढंग से संपादित किया गया, कार्य के समान ढंग से होने की जानकारी मिल रही है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यह सामान्य रूप से कहा गया। तो कहने का मतलब यह कि यहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं, इन सभी उदाहरणों में कार्य को सामान्य ढंग से करने की जानकारी मिल रही है, इसलिए वाक्य कौन से हुए? विधानार्थक वाक्य हो गए। तो जब वाक्य को पढ़ने पर यह लगे कि यह बात सामान्य ढंग से कही गई है,
यहाँ पर जो कार्य किया गया है वह सामान्य ढंग से किया गया है। यहाँ पर रजाई देने का काम, मेहमानों को रजाई देने का काम सामान्य ढंग से हुआ है। यहाँ पे कर्तव्य बोध को सामान्य ढंग से बताया है। तो इस तरह से जब वाक्य को पढ़ने पर यह पता चले कि कार्य सामान्य ढंग से होने की जानकारी मिल रही तो वह विधानार्थक वाक्य होगा। विद्यार्थियों, अर्थ के अनुसार वाक्य प्रकार में दूसरा प्रकार है निषेधार्थक वाक्य। इसे आप निषेधात्मक वाक्य या फिर निषेधवाचक वाक्य तीनों नाम से जानते हैं कि निषेधार्थक वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य से किसी बात के न होने अथवा न करने की जानकारी मिलती है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें यह बात होती है कि आपको वह काम नहीं करना है, अर्थात उसमें काम को रोकने की कोशिश होती है, काम को जहां पर नहीं किया जाता रहता है। वाक्य को पढ़कर यह पता चले आपको कि यहाँ पर यह काम नहीं किया गया, वहां पर निषेधार्थक वाक्य होता है। वाक्य में प्रमुख रूप से न, नहीं, मत, ये तीन शब्द लगे रहते हैं। न, नहीं, मत, ये तीन शब्द अगर लगे हैं तो आंख बंद करके समझ जाइए कि यह निषेधात्मक वाक्य है। तो क्लियर ही होगा मेरे हिसाब से कि जब वाक्य को पढ़ने पर आपको लगे कि यहाँ पर किसी बात को न करने के लिए या कोई बात न हो इसके लिए कहा गया है तो वहां पर निषेधार्थक वाक्य होगा। जैसे वह वृद्ध असहाय नहीं है, वह वृद्ध असहाय नहीं है। अब यहाँ पर नहीं मतलब यहाँ पे क्या किया गया कि उसकी असहायता को यहाँ पे बताया गया है कि वह वृद्ध असहाय नहीं है, मतलब कि वह अपनी मदद खुद कर सकता है। तो यहाँ पर नहीं के द्वारा जो है वाक्य को नकारात्मक बनाया गया है और यहाँ पर किसी बात के न होने अथवा न करने की जानकारी मिली है। पहले हमें भूख की चिंता नहीं थी, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर भी यह बताया गया है, यहाँ पर भी किसी बात के न होने अथवा न करने की जानकारी मिल रही है। तीसरा उदाहरण लेंगे, फूल अपनी सुगंध नहीं बेचेगा। यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर भी नहीं बेचने की बात की गई है। यहाँ पे भी वाक्य जो है नकारात्मक है, यहाँ पे काम को न होने अथवा न करने की जानकारी दी गई है। चौथा देखें, मेहमानों ने भोजन नहीं किया। यहाँ पे भी देखेंगे तो नहीं से आपको पता चल रहा है, वह रो नहीं रहा है। यहाँ पर भी वही है, राम असफल नहीं हुआ है। सभी उदाहरणों में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे 6 उदाहरण में कि सभी उदाहरण में किसी बात के न होने अथवा न करने की जानकारी मिल रही है। यहाँ पर भी सभी जगह नहीं आया है। 3 शब्द हैं, न, नहीं और मत। अगर वे वाक्य में लगे हैं तो समझिए वो निषेधात्मक है। तुम पढ़ाई मत करो, यह जो है निषेधात्मक वाक्य हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य सभी एक ही है। वाक्य का यह तीसरा प्रकार है। जिस वाक्य में किसी तरह का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। मतलब वाक्य को आप पढ़ेंगे तो यह जानकारी मिलेगी कि यहाँ पर किसी से कोई प्रश्न किया गया है। प्रमुख रूप से जैसे जिसे आप WH क्वेश्चन कहते हैं, क्या, कौन, कितना, कैसे, कब, कहाँ, ये सभी वाक्य में लगे रहते हैं। उदाहरण देखें, आपका पसंदीदा शिक्षक कौन है। यहाँ पर प्रश्न किया गया, पढ़ने पे ही मालूम पड़ रहा है। आप अपना आदर्श किसे मानते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न पूछा गया। क्या आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, यहाँ भी प्रश्न पूछा गया। पेड़ पर कितने फल लगे हैं, प्रश्न किया गया है, वाक्य पढ़ने पता चल रहा है। अच्छे दिन कब आएंगे, यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है। आप सब कैसे हैं, यहाँ भी
प्रश्न किया गया है। साथ में ही एक चीज आप देख रहे होंगे कि हर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नार्थक वाक्य की सबसे बड़ी और आसान पहचान यही है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। अगर कोई वाक्य आपको प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य में बदलने के लिए कहा जाता है, परिवर्तन कीजिए, तो वाक्य बदलने के बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो वह आपका पूरा उत्तर गलत माना जाएगा। तो प्रश्नार्थक वाक्य में हमने पढ़ा कि अगर वाक्य को पढ़ने पर यह पता चले कि इस वाक्य में किसी से प्रश्न किया गया तो प्रश्नार्थक वाक्य हुआ। उसी तरह से निषेधार्थक वाक्य में हमने यह जाना कि जब वाक्य को पढ़ने पर यह पता चले कि यहाँ पर किसी काम को, किसी बात को न करने या की सलाह दी जा रही, न होने देने की बात की जा रही है, तो वहां पे निषेधार्थक वाक्य है। अगला हम लोग देखते हैं और वह है आपका आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य आप जानते हैं जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है। तो जो वाक्य आज्ञा को बताए, आदेश के बारे में जानकारी दे, जहां पर आपको लगे कि यार यहाँ पर किसी ने किसी को कुछ आदेश दिया है, कोई आदेश दिया गया, ऑर्डर दिया गया है, अनुमति दी गई, प्रार्थना की गई है, तब वहां पे आज्ञार्थक वाक्य, मतलब जिस वाक्य में किसी भी तरह की आज्ञा मतलब आदेश या फिर अनुमति मतलब परमिशन लेना, जैसे यहाँ पे देखेंगे पांचवा कथन जो है वह उदाहरण, अब मुझे भी कहने दीजिए परमिशन ली गई है। तो अनुमति या परमिशन जो वाक्य बताते हो, प्रार्थना जहां पर की गई हो वहां पर भी प्रार्थना, जैसे यहाँ पर राम तुम यहाँ बैठो, यहाँ पर भी प्रार्थना की गई। दूसरे वाक्य को लीजिए, कृपया मेरा नाम मत लो, यहाँ पे भी प्रार्थना की गई है। तो जैसे आप लोग कहते हैं कि प्लीज यार सर को मत बताना, तो वहां पे भी आपने प्रार्थना किया। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जहाँ पे वाक्य में आदेश दिया गया हो, आज्ञा दी गई हो, अनुमति दी गई हो, प्रार्थना की गई हो, इसकी जानकारी वाक्य पढ़कर आपको चले तो वहाँ आज्ञार्थक वाक्य है। अब उदाहरण में देखें, तुम घर चले जाओ, वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ आज्ञा दी गई, आदेश दिया गया, कृपया मेरा नाम मत लो। तो यहाँ पे आदेश भी है एक तरह से, और यहाँ पे प्रार्थना भी की गई है, निवेदन भी किया गया है कि आप मेरा नाम मत बताना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह हुआ आज्ञार्थक वाक्य। अगला देखेंगे, अगला तीसरा है राम तुम यहाँ बैठो। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पे जो है प्रार्थना की गई है, विनती की गई है। राहुल तुम पढ़ो, यहाँ पे आज्ञा दी गई है। अब मुझे भी कहने दीजिए, यहाँ पे प्रार्थना है। गाय बेच दो, गाय बेच दो, आदेश दिया गया है। तो इस तरह से जब वाक्य को पढ़कर आपको लगे कि कहीं आज्ञा दी गई, कहीं पे अनुमति दी गई है, कहीं प्रार्थना की गई है, तो वहां पर आज्ञार्थक वाक्य होता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो प्रमुख है, तो पांचवा देखिए, पहला विस्मयार्थक वाक्य। आप लोगों ने संबोधन कारक पढ़ा हुआ था, याद होगा, हे अरे वाह, बस वही है। वहां भी मैंने बताया था आपको कि जब वाक्य के पहले शब्द होते हैं तो जिस वाक्य से किसी प्रकार के विस्मय मतलब आश्चर्य हो जाए, एकदम से आप विस्मित हो जाएं, भ्रमित हो जाएं, हर्ष, खुशी, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि की जानकारी मिलती है, उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। अगर वाक्य को आप पढ़ें और आपको पता चले कि यार यहाँ पे तो विस्मित करने की जानकारी मिले, हर्ष, खुशी की बात
यहाँ बताई गई दुख। हाँ, अब ये नहीं कि उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ सर ये हर्ष की बात हो गई, नहीं नहीं, पढ़ने पे आश्चर्य का भाव होना चाहिए, घृणा या आश्चर्य की जानकारी, वहां पर विस्मयार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य होता है। उदाहरण देखें, वाह कैसी सुगंध है, यहाँ पर आप देखिए तो आपको पता चलेगा वाक्य पढ़ के कि यहाँ पर विस्मय किया गया है। आप में से कुछ एक कहेंगे सर कैसी आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सीधा सा कथन है, आश्चर्य को प्रकट करते हुए यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। तो इसकी दूसरी पहचान भी है कि पहले शब्द के बाद यह विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा रहेगा। कभी कभी यहाँ पे अल्प विराम लगा दिया जाएगा और यहाँ पे पूर्ण विराम की जगह पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दिया जाए। प्रमुख रूप से पहले शब्द के बाद, आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द के बाद, संबोधन कारक के बाद ही यह विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। तो तीसरी बार इससे आपका परिचय हो रहा है। पहली बार आपने कारक में इसको पढ़ा था, दूसरी बार आपने इसे विस्मयादिबोधक चिन्ह में भी आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, और तीसरी बार विस्मयार्थक वाक्य में भी पढ़ रहे हैं। तो वह कैसी सुगंध है, यहाँ पे इस वाक्य को पढ़ने पे आपको आश्चर्य प्रकट हुआ, तो यहाँ पे विस्मयार्थक वाक्य हुआ, साथ में ये विस्मयबोधक चिन्ह भी है। ओह कमबख्त ने धक्का दे दिया, यहाँ पर भी देखेंगे आश्चर्य प्रकट हो रहा है। अच्छा तुम कक्षा में प्रथम आए, यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है। अरे तुम आ गए, आश्चर्य प्रकट हो रहा है। हर्ष भी प्रकट हो रहा है कि तुम आगे, बड़ा बढ़िया हो गया। आहा हमने बहाना सोच लिया, हर्ष यहाँ पे प्रकट हो रहा है। छी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, घृणा की भावना है। तो इस तरह से हमने 5 पढ़े आज, विस्मयार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, साथ में ही निषेधार्थक वाक्य और प्रश्नार्थक वाक्य 4 और विधानार्थक वाक्य 5। ये 5 ही जो हैं ये प्रमुख हैं। इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में आपको 10वीं बोर्ड एग्जाम में यह पूछा जाता है कि वाक्य को इसमें से उसमें परिवर्तित करो। बाकी 3 जो हैं वो केवल पढ़ने के लिए हैं, उसमें परिवर्तन करने को आपको नहीं आता है। स्टूडेंट्स, अर्थ के अनुसार वाक्य प्रकार, वाक्य भेद में छठा प्रकार है संकेतार्थक वाक्य। ध्यान रखिएगा, सभी को यह ध्यान में रखना है कि महाराष्ट्र बोर्ड में जो 5 आपने शुरुआत में पढ़े हैं वही महत्वपूर्ण है और उन्हीं में आपको वाक्यों को परिवर्तित करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है। यह सीखने के लिए है जो अगला 3 में सिखा रहा हूं। विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य और आज्ञार्थक वाक्य, ये 5 जो हैं ये महत्वपूर्ण थे, उन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको नहीं समझना है। संकेतार्थक वाक्य अर्थात वह वाक्य जो संकेत के अर्थ को बताए, बराबर, जहां पे किसी चीज का संकेत किया गया, इशारा किया गया है। तो जानते हैं संकेतार्थक वाक्य के बारे में, जब 2 वाक्य हो, मतलब इसमें पहले ही एक पहचान मिल गई हमें कि इसमें 2 वाक्य होने चाहिए और वाक्य में किसी प्रकार का संकेत किया गया हो, इशारा किया गया हो, इंगित किया गया हो, तब वहां पर संकेतार्थक वाक्य होता है। मतलब इसमें 2 वाक्य होंगे और आपको वहां पर वाक्य पढ़ने पर ये पता चलेगा कि यहाँ पर किसी चीज के बारे में, किसी कार्य के होने के बारे में इशारा किया गया है। वाक्य पढ़ते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पे जैसा करोगे वैसा भरोगे, इशारा किया गया है कि भाई कर्म के ऊपर भरना निश्चित है, तो संकेत किया गया कि अच्छे कर्म कीजिए। गाय अगर दूध नहीं देगी तो संकेत किया गया है, तो क्या होगा, तो इसका क्या करोगे, सीधी सी बात है। तुम अगर आओगे तो क्या होने वाला है, तो मैं जाऊंगा। यहाँ पर 2 वाक्य हैं, देखेंगे आप 2 वाक्य हैं।
पहले वाक्य से आगे घटने वाली घटना का संकेत किया गया, इशारा किया गया है। यदि तुम पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। उत्तीर्ण होना, सफल होना, पास हो जाना। तो यहाँ पढ़ोगे तो क्या होगा, उसका संकेत किया गया, उत्तीर्ण हो जाओगे। जब सूर्योदय होता है तो आगे संकेत किया कि तब क्या होता है, प्रकाश फैलता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो संकेत है। ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाहते हो, ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्या, तो वहां पे तुम कुछ कहना चाहते हो, संकेत किया। तो जब दो वाक्य हो और पहला वाक्य पढ़ने पे आपको लगे कि पहले वाक्य से आगे कुछ संकेत किया गया है, दूसरा वाक्य पढ़ने पे मालूम पड़ेगा कि वो संकेत क्या है, तब वहां पे संकेतार्थक वाक्य है। सातवां जानते हैं इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक, इच्छा के अर्थ को प्रकट करे, यानी जो हमारी इच्छा को, अभिलाषा को प्रकट करता है वाक्य, वह इच्छार्थक वाक्य। देखते हैं उसकी परिभाषा। जिस वाक्य से किसी तरह की इच्छा, जैसा मैंने कहा, आशा, शुभ कामना, आशीर्वाद आदि की जानकारी मिले, यानी वाक्य पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किसी ने अपनी इच्छा व्यक्त की है, या कोई आशा अपनी प्रकट की है, या किसी को शुभकामना दी गई, या आशीर्वाद दिया गया, तब वहां पर इच्छार्थक वाक्य होता है। उदाहरण देखते हैं। भगवान तुम्हारी रक्षा करें, आशीर्वाद दिया गया है, इच्छा भी प्रकट की गई है। तुम कक्षा में प्रथम आओ, यहाँ पे एक तरह से इच्छा भी है, एक तरह से आशीर्वाद भी है, शुभकामना भी हो गई, आशा भी है। चलो बाजार चलते हैं, यहाँ भी इच्छा प्रकट की गई है कि मुझे बाजार चलना है, चलो बाजार चलते हैं। सदा सुखी रहो, आशीर्वाद दिया गया है। तुम विजय प्राप्त करो, यहाँ पे आशा पैदा की गई है, आशा प्रकट की गई है, इच्छा प्रकट की गई है। अब कोई दुखी न रहे, यहाँ पे भी इच्छा प्रकट की गई, आशा प्रकट की गई है। इस तरह से इच्छार्थक वाक्य में हमेशा किसी तरह की इच्छा, आशा, शुभकामना या आशीर्वाद आदि की जानकारी मिलती है, उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। अब अंतिम पड़ाव पे हैं हम लोग वाक्य प्रकार में, वह है संदेहार्थक वाक्य। संदेह के अर्थ को प्रकट करने वाला वाक्य, जहाँ पे डाउट पैदा हो, संदेह पैदा हो। हाँ, जिस वाक्य में काम होने के प्रति संदेह प्रकट किया गया हो, तब वहां पर संदेहार्थक वाक्य होता है। मतलब वाक्य को आप पढ़ेंगे तो वहां पे संदेह पैदा होगा, कुछ डाउट पैदा होगा कि यहाँ पर यार क्या होने वाला है, तो शंका को पैदा करने वाला। उदाहरण देखते हैं, शायद कल बरसात हो, मतलब कंफर्म नहीं है, संदेह है, शंका है। लगता है कोरोना अब जाएगा, यह एक शंका है, संदेह प्रकट किया गया है कि हो सकता है, शायद, संभवतः। संभवतः का मतलब भी शायद होता है, संभवतः दुश्मनों ने हमला किया है, यानी कंफर्म नहीं है, संदेह प्रकट कर रहे हैं, शंका प्रकट कर रहे हैं। कदाचित, कदाचित मतलब भी संभवतः, संभवतः मतलब भी शायद, कदाचित वे देरी से आए, यहाँ पे भी संभावना ही है, संदेह प्रकट किया गया। बच्चे स्कूल खुलने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, यह भी संदेह ही प्रकट किया गया है कि शायद तब तक तुम आ जाओगे, यहाँ भी संदेह है। तीन वाक्यों में यहाँ पे जो 6 उदाहरण है, सभी में संदेह प्रकट किया गया, इसलिए संदेहार्थक वाक्य है। विद्यार्थियों, हम लोगों ने अब तक पढ़ा कि वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से हैं, कौन कौन से उसके प्रकार हैं। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि दिए गए वाक्यों का हम वाक्य दूसरे वाक्य में परिवर्तन कैसे करें। या पहचान आपने सीख ली, अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो वाक्य दिया है उसका दूसरे वाक्यों में परिवर्तन कैसे करें। बोर्ड एग्जाम में यह आपको 1 मार्क के लिए मिलता है। वहां पर आपको एक वाक्य दिया रहेगा और कोष्टक में, ब्रैकेट में आपको वहां पर लिखा रहेगा कि इस वाक्य में परिवर्तन करना है। अक्सर महाराष्ट्र बोर्ड में मैं पाता हूं, चाहे प्रथम भाषा हिंदी हो चाहे द्वितीय भाषा हिंदी, बच्चे अर्थ के अनुसार वाक्य परिवर्तन करने से बहुत डरते हैं। तो आज मैं
आप लोगों को यहाँ पे अर्थ के अनुसार वाक्य परिवर्तन के कुछ नियम बता रहा हूं और उसमें किस तरह परिवर्तन करना चाहिए वह भी बता रहा हूं। जैसे प्रश्न इस तरह से रहेगा, निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए और मार्क होगा 1 मार्क। अब हम लोग यहाँ पर वाक्य लेते हैं। पहला जो परिवर्तन हम करने जा रहे हैं वह है विधानार्थक वाक्य में परिवर्तन। मतलब जो वाक्य दिया गया है उसको हम विधानार्थक वाक्य कैसे बनाएं। तो विधानार्थक वाक्य में परिवर्तन का नियम है, विधानार्थक वाक्य बनाते समय पहली बात, वाक्य में से नहीं, क्या, कौन, कैसे, अरे, वाह, ये जो निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और विस्मय सूचक शब्द हैं इनको हमें बाहर निकाल देना चाहिए। दूसरी बात, परिवर्तन करते समय अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ऐसा वाक्य बनाना चाहिए कि जिसमें वाक्य परिवर्तन करने पे अर्थ न बदले। इसके लिए आसान सी बात यह है कि इस कथन में जो वाक्य आपको दिया गया है उस वाक्य का जो शब्द है उसमें जो कार्य वाला शब्द है, मुख्य बात है, उसका आप विरोधी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द ले लें। जैसे अगर यह कथन है इंग्लिश में, राम इज अ गुड बॉय, अगर यह ले कि राम इज ए नॉट अ बैड बॉय। अब इसका हम अगर वाक्य परिवर्तन करें तो राम इज ए गुड बॉय, नॉट अ बैड बॉय, या राम इज ए बैड बॉय तो राम इज नॉट ए गुड बॉय, मतलब अर्थ वही रहना चाहिए। जैसे तुम मत जाओ, इसका अगर हम परिवर्तन करें तो क्या होगा, तुम रुको। तो जाओ का विरुद्धार्थी हुआ रुको। अच्छा लगा, बुरा लगा, बराबर। तो वहां पे हमें ध्यान रखना है परिवर्तन करते समय अर्थ नहीं बदले। जैसे पहला ही है, तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो तुम्हारी बात मुझे, इतना वही उतार लिया प्रश्न का, अच्छी नहीं लगी तो यह निगेटिव तो हमें पहले निकाल देना है। नहीं, आपने पहले ही रूल में लिखा है, नहीं बाहर किया तो अच्छी बच गया। अब अच्छी का विरुद्धार्थी अगर हम लिखते हैं बुरी लगी तो यहाँ पे अर्थ वही है, अर्थ नहीं बदला है और साथ में हमने विधानार्थक वाक्य बना लिया। आप जानते हैं विधानार्थक वाक्य मतलब जब किसी का वाक्य में को सामान्य ढंग से कहा और लिखा जाता है। इसी तरह से दूसरा वाक्य हम ले, मैं आज रात खाना नहीं खाऊंगा। यह भी निषेधात्मक वाक्य है, निषेधार्थक वाक्य है, तो इसमें नहीं निकाल दिया बाहर। अब खाना नहीं खाऊंगा मतलब क्या, भूखा रहूंगा या उपवास करूंगा, वही लिया गया है। आप देखिए, मैं आज रात भूखा रहूंगा। और यह बोर्ड का महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह परीक्षा में आने योग्य है। मैं आज रात भूखा रहूंगा, उसका अर्थ क्या हुआ कि मैं आज रात खाना नहीं खाऊंगा। यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द लिया गया कि खाना नहीं खाऊंगा कि विरुद्धार्थी क्या हो गया, भूखा रहूंगा। उसी कथन को आप लिख सकते हैं, मैं आज रात उपवास करूंगा। अगला विस्मय सूचक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य रहे अगर, उसको विधानार्थक कैसे करें। अरे गाय ने दूध दे दिया। अब यहाँ पे अरे जो विस्मय सूचक शब्द है उसको बाहर कर दीजिए, बाकी वही गाय ने दूध दे दिया। क्या बाबूजी आ गए, यह प्रश्नार्थक वाक्य है, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या निकाल दें, प्रश्न सूचक चिन्ह निकाल दें। उत्तर आपके सामने है, बाबूजी आ गए। यह विधानार्थक वाक्य हुआ। गाय को बेच दो, यह आज्ञार्थक वाक्य है, सीधा उत्तर लिख दीजिए, गाय को बेच देना चाहिए। बेच दो में आदेश दिया है, गाय को बेच देना चाहिए सामान्य रूप से हुआ। तो यहाँ विधानार्थक में ध्यान रखें आप, विधानार्थक में हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि
उसको बनाते समय जितने भी नहीं, क्या, कौन, कैसे, अरे वाह, उसको निकाल दीजिए। परिवर्तन करते समय अर्थ नहीं बदले। और साथ में ही इस बात का ध्यान होना चाहिए कि अगर उसका विरुद्धार्थी उपलब्ध है तो हम उसका विरुद्धार्थी शब्द ले लें। आगे चलते हैं। अगला है निषेधार्थक वाक्य में परिवर्तन। इसका अपना नियम है। निषेधार्थक वाक्य बनाते समय पहली बात विरोधी शब्द आपको लिखना है, विरुद्धार्थी शब्द आपको लिखना है। दूसरा, नहीं, न, मत शब्द का प्रयोग करना है। ऐसा वाक्य बनाना है कि अर्थ आपका नहीं बदले। उदाहरण से देखते हैं। पहला है राहुल परिश्रमी है। अब परिश्रमी का विरुद्धार्थी क्या होना है? राहुल आलसी नहीं है। बराबर है। परिश्रमी का विरुद्धार्थी लिया आलसी, आलसी और साथ में नहीं लगा दिया है। थोड़ी बातें हुई, थोड़ी का विरुद्धार्थी ले लिया अधिक या ज्यादा, बातें का वही साथ में नहीं लगा दिया हुई। ध्यान रखें, नहीं ये शब्द जो है आप हमेशा क्रिया के ठीक पहले लगाया करेंगे। टट्टर की पुरानी सुतली ही टूट गई। यहाँ पे दूसरा जो उदाहरण है यह भी बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा उदाहरण है टट्टर की पुरानी सुतली ही टूट गई। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे टट्टर वही शब्द की, पुरानी, सुतली। अब टट्टर क्या होता है? छप्पर जिसे आप कहते हैं। सुतली मतलब रस्सी हो गया। टूट जाना मतलब साबुत नहीं रहना, ठीक से नहीं रहना, सही ढंग से नहीं होना। तो टूट गई का विरुद्धार्थी लिया हमने साबुत, नहीं रही, विरुद्धार्थी बन गया ये। इस तरह से निषेधात्मक हो गया। अधिकतर लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं। विश्वास का विरुद्धार्थी हमने लिया अविश्वास और नहीं लगा दिया। अधिकतर लोग ईश्वर में अविश्वास नहीं करते हैं। अगर हम ये लिखते हैं अधिकतर लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि कई जगह पर जहां पर आपको विरुद्धार्थी नहीं मिलेगा आपको यही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर विरुद्धार्थी शब्द मिल रहा है तो वहां पर आपको जो है विरुद्धार्थी लिखना पड़ेगा। आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर कहाँ जानेंगे कैसे कि किसका विरुद्धार्थी लिखना है? तो जिस कार्य के बारे में जिसके तरफ यहाँ पे बताया गया है, प्रमुख बात जो हो गई है, जो घटना हुई है, उसी को आपको विरुद्धार्थी करना है। अधिकतर लोग ईश्वर में अविश्वास नहीं करते, ये उसका बना। अगला उदाहरण है उन्हें कांपते हुए रात काटनी पड़ती है। सीधा सा यहाँ पे हमें विरुद्धार्थी नहीं मिला, हमने लिख दिया उन्हें कांपते हुए रात नहीं काटनी पड़ती है। अगला है नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। यहाँ पे नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं थे। तो इस तरह से निषेधार्थक वाक्य बनाएंगे। अगला है तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्नार्थक वाक्य में परिवर्तन। प्रश्नार्थक वाक्य बनाते समय पहली बात, प्रश्न सूचक शब्द कौन, क्या, कैसे, क्यों, कब का प्रयोग करना है और कहां पर वाक्य का पहला शब्द होना चाहिए। दूसरी बात, विरोधी शब्द लिखें जैसा सब में किया आपने, और नहीं का प्रयोग करें। अगर यह लगता है आपको कि यहाँ पे बिना नहीं लगाए मेरा कथन नहीं होगा तो आप नहीं लगा सकते हैं, तो वाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा। वह चला गया, क्या वह रुका नहीं, तो यह प्रश्नार्थक बन गया। ध्यान रखिएगा, अर्थ नहीं बदले। अब पहला देखते हैं, और पहला ही बोर्ड का महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से है, मानू इतना ही बोल सकी। उसको प्रश्नार्थक किया हमने तो क्या पहले लगा दिया, क्या मानू, इतना का विरुद्धार्थी लिया अधिक और नहीं लगा दिया, अधिक नहीं बोल सकी। मतलब
यहाँ पे अर्थ भी नहीं बदला, यहाँ प्रश्न सूचक शब्द भी लिख दिए, नहीं का भी प्रयोग। ध्यान रखिए प्रश्नार्थक वाक्य परिवर्तन में अक्सर आपको नहीं मिलेगा ही। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रश्नार्थक जो है निषेधार्थक है, नहीं, वहाँ प्रमुख प्रश्नार्थक है। लेकिन जब आप निषेधार्थक बनाए तो वहाँ पे प्रश्न सूचक शब्द नहीं आने चाहिए। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्या मानूं इतना ही बोल सकी, यह भी सही है। यहाँ पे देखिए मैंने नहीं लगाया है, तो आप नहीं का उपयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कई जगह पे जहाँ आपको लगे कि बिना नहीं लगाए नहीं चलेगा, वहाँ नहीं का प्रयोग कीजिए। जैसे दूसरा उदाहरण है, बच्चा अम्मा कहकर झपटता है। क्या बच्चा अम्मा कहकर नहीं झपटता है? यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द नहीं मिला, सीधा हम लोगों ने नहीं का प्रयोग करके, क्या का प्रयोग करके इसको हमने प्रश्नार्थक बनाया। अगला है, वाह नजारा कितना सुंदर है। सीधा सा उत्तर है, क्या नजारा बहुत सुंदर नहीं है? यह भी हुआ। क्या नजारा बहुत सुंदर है? यह भी हुआ। चौथा, यानी नहीं लगाना जरूरी नहीं है। यह तुम्हारा पुराना धंधा है। उत्तर है, क्या यह तुम्हारा पुराना धंधा है? दूसरा भी लिख सकते हैं, क्या यह तुम्हारा पुराना धंधा नहीं है? दोनों सही है। तुम हमारी बात नहीं समझे, यह उत्तर होगा, क्या तुम हमारी बात समझे? नहीं को यहाँ पे निकाल ही दिया गया। इस तरह से हम प्रश्नार्थक, निषेधार्थक और विधानार्थक बनाते हैं। अगला वाक्य भेद है आज्ञार्थक वाक्य। अब हम लोग देखेंगे कि आज्ञार्थक वाक्य में परिवर्तन हम किस तरह करते हैं, उसके नियम क्या है, वाक्य में कैसे हम किसी भी वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य कैसे बनाएं। उसका नियम है, आज्ञार्थक वाक्य बनाते समय पहली बात प्रश्नवाचक शब्द, निषेधवाचक शब्द, आश्चर्य सूचक शब्द निकाल देते हैं। प्रश्नवाचक शब्द आपको पता ही है, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कितना, कब, इसको निकाल देना है। निषेधवाचक नहीं, न, मत, इनको वाक्य से बाहर कर देना। आश्चर्य सूचक शब्द अर्थात अरे वाह, अच्छा, ये सभी शब्द बाहर निकाल देने हैं। दूसरी बात, वाक्य में आदेश देने की भावना दिखाई पड़नी चाहिए, यानी वाक्य ऐसा आपका होना चाहिए कि वाक्य को पढ़ने पर यह पता चले कि वाक्य में आदेश दिया गया, किसी को ऑर्डर दिया गया है। क्रिया कुछ इस तरह से होनी चाहिए, दो, पढ़ो, जाओ, खेलो। यह जो है, जब आप इस तरह से ओ की मात्रा क्रिया में लगा देंगे, तब वहां पर वह वाक्य अपने आप आदेशात्मक हो जाएगा। पढ़ो, खेलो, दौड़ो, भागो, कूदो, उछलो, हंसो, रो, ये सभी जो है आदेश देने के वाक्य हैं। और इस तरह से जब आप आज्ञार्थक वाक्य बनाएं तो प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आश्चर्य सूचक शब्द बाहर कीजिए, वाक्य में आदेश देने का भाव हो और साथ में क्रिया दो, पढ़ो, जाओ अर्थात क्रिया में ओ की मात्रा लगी हो। देखते हैं इसको आगे, कुछ एक उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और स्टूडेंट्स, सेकेंड लैंग्वेज हिंदी में मार्च 20 में यह आया हुआ था। बोर्ड एग्जाम में मार्च 2020 में यह क्वेश्चन आया था, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग किस तरह से यह वाक्य हम लोग आज्ञार्थक वाक्य बनाते हैं। इस विधानार्थक वाक्य को, तुम अपना ख्याल रखो। तुम्हें का हमने तुम किया, आप जानते हैं कि तुम का बिगड़ा हुआ रूप तुम्हें है। अपना ठीक वैसे, ख्याल ठीक वैसे, रखना चाहिए। अब यहाँ पर रखना चाहिए के लिए हमने एक क्रिया चुनी, रखो, ओ की मात्रा लगा दी। आप वाक्य पढ़ेंगे तो इसमें आदेश देने, ऑर्डर देने की भावना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण, तुमने तो आज रंग ला दिया। और यह प्रथम भाषा हिंदी के बोर्ड एग्जाम मार्च 2020 में आया हुआ था। बोर्ड ने जो उत्तर भेजा है वह है रंग लाओ। तुमने तो आज रंग ला दिया, बोर्ड के अनुसार इसका आदेशात्मक होगा रंग लाओ। सीधा यहां से लिया गया है।
या फिर इसे अगर आप लिखना चाहें तो लिखें तुम आज रंग लाओ। दोनों वाक्यों में देखेंगे तो आदेश देने की भावना है। अगला उदाहरण मेरे हिसाब से यह जो है इस साल द्वितीय भाषा हिंदी में आना चाहिए। अब राज प्रथा मिट गई। इस वाक्य को अगर हम आज्ञार्थक वाक्य बनाएं तो अब राज प्रथा मिटा दो। अब गई का यहाँ पे जो है क्रिया बदल जाएगी, ऑर्डर देना है तो दो। यहाँ पे यह जो है आज्ञार्थक वाक्य हुआ। तुम देश की सेवा करते हो, उसका क्या बना, तुम देश की सेवा करो। आप देखेंगे तो यहाँ पे आदेश देने की भावना है। प्रथम भाषा हिंदी में बोर्ड एग्जाम में यह उदाहरण इस वर्ष आने लायक है। सांप्रदायिकता को मिटाना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर आप देखिए तो सांप्रदायिकता को मिटा दो, यह कर्तव्य हमारा, ये सब गायब हो गया, क्योंकि अगर ये रहेंगे तो यह वाक्य कभी आज्ञार्थक ऑर्डर्ड सेंटेंस नहीं बनेगा। इसलिए इसका होगा सांप्रदायिकता को मिटा दो। तो इस तरह से आज्ञार्थक वाक्य बनाते हैं। आगे चलते हैं विस्मयार्थक वाक्य में परिवर्तन कैसे करेंगे। उसका नियम है, विस्मयार्थक वाक्य बनाते समय पहली बात और अंतिम बात भी केवल वाक्य के प्रारंभ में, अर्थात वाक्य के पहले शब्द के रूप में विस्मय सूचक शब्द, अरे वाह, अच्छा, ये जो विस्मय सूचक शब्द हैं इनको लिख लेना चाहिए। मतलब कोई भी वाक्य दिया है, उस वाक्य को अगर विस्मयार्थक वाक्य बदलने के लिए दिया गया तो आप विस्मय सूचक इन शब्दों को वाक्य का पहला शब्द लिख दीजिए, विस्मय बोधक चिन्ह लगा दीजिए, वाक्य आपका विस्मयार्थक वाक्य में बदल गया। बड़ा आसान है। जैसे यहाँ पे गाय ने दूध देना बंद कर दिया, यह भी इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अरे गाय ने दूध देना बंद कर दिया, इसको भी आप यह भी लिख सकते हैं। अच्छा, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, यह भी लिख सकते हैं। क्या गाय ने दूध देना बंद कर दिया? तो यह आपका विस्मयार्थक वाक्य। पर्यटन का अपना ही आनंद है। वाह, पर्यटन का अपना ही आनंद है। तो अगला है तीसरा, फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा। अच्छा, फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा। वाह, फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा। क्या? फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा। क्या लगाने पे, अगर यहाँ पे लगा के आप विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दे रहे हैं तो वह प्रश्नार्थक नहीं रहेगा, वह विस्मयार्थक वाक्य बन जाएगा। इस साल बोर्ड में आने लायक यह उदाहरण है। आगे चलते हैं, तीन और बचे हैं जो कि बोर्ड में इनके परिवर्तन के लिए वाक्य नहीं आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ विशेष बात। नोट, इच्छार्थक वाक्य संकेतार्थक वाक्य में परिवर्तन का कोई अपना नियम नहीं है। केवल इतना करना है, अगर इच्छार्थक वाक्य में परिवर्तन कर रहे हैं तो वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद का भाव होना चाहिए। खुश रहो, यह इच्छा या भावना या शुभकामना हो गई। विजयी भव, यह शुभकामना हो गई। इसी तरह से अगर आप संकेतार्थक वाक्य में जाएंगे तो वहां पे भी यही है कि वहां दो वाक्य होने चाहिए और वाक्य को पढ़ने पर यह लगना चाहिए कि पहला वाक्य पढ़ने पे लगना चाहिए कि किसी घटना या कार्य की तरफ संकेत इशारा किया गया है। जैसे यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आगे संकेत किया गया है तो क्या होगा, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जैसा करोगे, आगे संकेत किया गया है, वैसा भरोगे। तो इस तरह से इनके अपने कोई नियम नहीं, केवल उनके भाव होने चाहिए। अपने आप वे इच्छार्थक वाक्य और संकेतार्थक वाक्य बन जाते हैं। अगला है आपका अंतिम, संदेहार्थक वाक्य में परिवर्तन कैसे करते हैं। वह है नियम, संदेहार्थक वाक्य बनाते समय संदेह प्रकट करने वाले शब्द जैसे लगता है, शायद, संभवतः, तो ये जो शब्द हैं संदेह प्रकट करते हैं, इनको वाक्य प्रारंभ में लिखते हैं। दूसरी बात, हमेशा नहीं, कभी कभी क्रिया भविष्य काल में लिखनी चाहिए। जैसे क्रिया में गा गे गी लगा होना चाहिए।
यह हमेशा नहीं, कभी कभी आप कर सकते हैं जब किसी वाक्य का परिवर्तन संदेहार्थक वाक्य में न हो रहा हो। जैसे उदाहरण देखते हैं, लड़का पढ़ रहा है, लगता है लड़का पढ़ रहा है, यह संदेह प्रकट कर रहा है, डाउटफुल है। चाची जली भुनी रहती थी। उदाहरण देखिए, उत्तर क्या होगा, शायद चाची जली भुनी रहती थी। इसी तरह से अगला है, फूल एक एक घर जाएगा, संभवतः फूल एक एक घर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये संदेहार्थक वाक्य उदाहरण हुए। आशा है कि आपको अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन बहुत पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे वे सभी डाउट्स दूर हुए होंगे। और अगर आपको वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन का यह वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।